नमस्कार दोस्तों। यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी थी, कट ऑफ भी हो गया है। अभी करंट में हम लोग देख रहे हैं कि डेट भी आ गई एग्ज़ाम की। और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा वेटेज होता है जीएस का। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 5-5 नंबर में सब कुछ डिवाइड कर दिया गया है। तो सामान्य हिंदी, डाटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर को अगर निकाल दें तो लगभग हमारे पास जो है 35 नंबर का हटने के बाद 20 नंबर की लगभग यूपी जीके और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच जाते हैं। और बाकी के जीएस का पोर्शन बचता है। और जीएस में भी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है 5 नंबर का हो गया, और भारतीय उसका राज्य व्यवस्था का भी हो गया, पॉलिटी का हो गया, अर्थव्यवस्था का हो गया, ग्राम समाज विकास का हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स का भी हो गया, और विज्ञान। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बताऊंगा आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन, किसी भी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। स्पीडी करके एक आती है, स्पीडी करके आती है बुक, उसको जो है 1 से 2 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 3 बार में तो अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर कहीं फ्री में मिल जाए तो फ्री में कर लो, और पेड हो तो पेड में कर लो। देखो आपके ऊपर है कैसा आप चाहते हो। देखो मैं डेली का डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जीएस के, केवल और केवल यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा इनमें बहुत ज़्यादा 2000 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 2000 क्वेश्चन में एक बार तो लगभग पूरे जीएस का जो जीएस वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, और साइंस भी ऐड कर लो। ठीक है। साइंस में बायोलॉजी वाला पोर्शन, इतना लगभग 2000 क्वेश्चन में हो जाएगा। और जब इतना होगा तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस इनका कवर नहीं है ना, वो भी कवर होगा, सिलेबस भी कवर होगा। और सिलेबस कवर होने का मतलब ये है कि उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी जैसे आप देखोगे जो मैं ये घटना चक्र की सीरीज लेके आया हूँ, इसमें क्या है कि ज्योग्राफी के मतलब मैं लगभग 40 पेज पर डे करवा रहा हूँ। ठीक है। आप इसको करिए, कंप्लीट करिए। यूपी लेखपाल के लिए ये मत सोचिएगा कि नहीं करना, क्योंकि जीएस तो सबके लिए सेम होती है ना। और मेरा तो सीधा कॉन्सेप्ट है, मैं करवाता हूँ एलिमिनेशन टेक्निक पे। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए, एलिमिनेशन पे करवाऊंगा। आज ये 4 क्वेश्चन जो है, 4 ऑप्शन जो है किसी एक क्वेश्चन में आए हुए हैं पीवाईक्यू में, कल को यही क्वेश्चन जो आएंगे वो आ जाएंगे दूसरे किसी उसमें। अब क्या होगा कि जब जीएस तो वही है, क्वेश्चन तो बार बार नए आते नहीं हैं। ऐसी दशा में क्या होगा कि ये जो यहाँ के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा नॉर्मल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। मान लो इसमें 4 फैक्ट दिए, 2 कॉन्सेप्ट के लाइन दी हुई हैं, 2 फैक्ट दिए हुए, इन्हीं 2 फैक्ट को उठा के इधर कर देंगे। अभी आप खुद देखोगे किस तरह क्वेश्चन मॉडिफाई किया जाता है। तो ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ की है कि आप कंटिन्यू बने रहिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना 90 डेज़ बहुत होते हैं। ठीक है। 90 डेज़ बहुत होते हैं। और अगर ये 90 डेज़ हैं, मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स स्टेज के लिए, मतलब कोई एक स्टेज जो ऑप्शनल वाली है उसमें हो जाएगा। ऑप्शनल इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, सॉरी ऑप्शनल नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हो। ठीक है। अगर आपके पास, आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है और आपके पास कम टाइम है, तो आप इसको जो है 45 या 60 डेज में डिवाइड कर लो। ठीक है। और इस 60 डेज में आपको क्या करना है, मेरे साथ पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा उसकी, आज शाम से ही हो सकता है, डेली आपको एक लेक्चर मिल जाया करेगा। और उसके बाद उनके जो मैं नोट्स अपने हाथों जो लिखता हूँ ना आपको, अच्छा अभी समझ में आएंगे नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स जो मैं अपने हाथों लिख देता हूँ या जो होमवर्क दे देता हूँ उनको आप नोट कर लो, बस वही पढ़ते रहो। और दूसरा एक अच्छा आपको बताता हूँ रिसोर्स जहाँ से आपको तैयार करना चाहिए। किसी कोचिंग के मटेरियल के चक्कर में हो सके तो मत पड़िएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में वो कितना ही करवा देंगे और आप कितना कर लोगे, करवा के देंगे। तो एक कोई बुक ले लो, एक बुक जो है रेफरेंस में ले लो, एक बुक रेफरेंस में ले लो, कोई भी गाइड टाइप में। जैसे जीएस के लिए लूसेंट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फैक्चुअल। कई कई कोचिंग्स की आती हैं, जैसे पॉकेट जीके करके आती है। ठीक है। पॉकेट जीके ले लो, बहुत बढ़िया है। ठीक, उसमें तुम्हारा जीएस कंप्लीट हो जाता है। और वो रेफरेंस में जो टॉपिक में पढ़ाता जाऊँ उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जिसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं टॉपिक एक दिन पहले बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल ये देखो मेरा दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और दूसरा ये है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सॉल्व कर लो। बाकी मैं 100 क्वेश्चन पर डे करवाऊंगा ही। बात रही कंप्यूटर की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, और तीसरा मैथ,
का जो पोर्शन आ रहा है, इसके लिए आप दूसरा कोई रिसोर्स देख लो, अगर मेरे से हो पाएगा किसी के थ्रू तो मैं करवा दूंगा। और इसके साथ साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो ये जो है हमारी ज्योग्राफी का लेक्चर फर्स्ट है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे और ये इंडियन ज्योग्राफी लगभग हम कंप्लीट करा देंगे 7 से 8 दिन में, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 7 से 8 दिन लगेंगे। अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि संसार के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर। अभी ये पता है ये मैं इस हिसाब से क्यों करवा रहा हूँ, इसमें क्या है, ये यूनिट है सामान्य परिचय, ठीक है। सामान्य परिचय जो है, सामान्य परिचय में क्या है कि जो इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, विश्व में क्या स्थान है उसका, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। तो अभी हम क्षेत्रफल की दृष्टि देखेंगे कि भारत का जो है विश्व में क्या स्थान है। तो भारत का विश्व में क्या स्थान है इसके बारे में, तो जैसे रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे आता है, ये याद रखना। उसके बाद दूसरे स्थान पे कनाडा आता है, तीसरे स्थान पे यूएसए आता है, पांचवें स्थान पे ब्राजील आता है, चौथे स्थान पे चीन आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तक इधर याद कर लिए, 7वें पे इंडिया आता है, ये तो याद ही रखना है। अब 7वें 6 पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इतना याद कर लो, ये 9 10 के चक्कर में मत पढ़ो, 8 9 10 के चक्कर में बस इतना याद कर लो, ठीक है। 7वें पे आता है, 8वें पे अर्जेंटीना आता है। पढ़ने का तो सारे ही पढ़ सकते हो, लेकिन जो याद करने वाला, पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चाइना है, पांचवें पे ब्राजील है, और छठे पे क्या बोलते हैं, छठे पे कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे भारत है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आता है, देखो एक क्वेश्चन है सेम टू सेम, ये यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है, तब मेंस प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते थे, और ये 2022 में पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि भारत का विश्व में क्या स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ठीक है। तीसरा है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। चौथा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो अभी क्या है कि इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये इतना रफ है, ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं है। ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। और ये यहां से 82.5 ये जाती है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गई, और ये यहां से जाती है 82.5 डिग्री, ठीक है। ये हो गई मानक याम उत्तर रेखा जिसे कहा जाता है, जिसे मानक समय रेखा कहते हैं। तो मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में। अभी उष्ण कटिबंध का क्या है कि यहाँ पे 0 डिग्री है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री तक क्या रहता है, तो यहाँ तक तो उष्ण कटिबंध रहता है। इसके ऊपर का जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध स्टार्ट हो जाता है। तो ये उष्ण कटिबंध में तो हो ही नहीं सकता, मतलब इतना भी अगर पता है कि उष्ण कटिबंध कितना होता है, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, तो भी हम ये जानते हैं कि ये उष्ण कटिबंध नहीं हो सकता। तो किसमें, ये उपोष्ण कटिबंध में। पहली चीज तो ये याद कर लेना, भारत जो है किसमें है, उपोष्ण कटिबंध में। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ बताया गया कि भारत कहाँ, मतलब किस उसमें भौगोलिक जोन में आता है। तो ये जो है उपोष्ण कटिबंध में है। तो ये पहला चौथा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, एलिमिनेट कर रहे हैं हम। और स्थल मंडल का कुल 2.4%, बिल्कुल 2.4%, ये फैक्ट है, ये याद कर लेना। और ये 5वां नहीं, ये 7वां देश है, ठीक है। तो ये कट गया। तो दूसरा और चौथा 2 और 4 सही है, ठीक है। ये होगा इसका राइट आंसर, ओके। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर किया। यहाँ पे क्या है, 5वां बड़ा देश है, इसमें क्या कर दिया, 6वां सबसे बड़ा देश है। यही फायदा है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। अब कोई कहेगा कि अरे पीवाईक्यू से कहाँ क्वेश्चन है, अरे पीवाईक्यू से तो आया भाई, ये देखो क्या पीवाईक्यू से नहीं आया क्या, ये पीवाईक्यू से तो आया है, सेम टू सेम है, बस डाटा चेंज कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि संसार का लगभग 2.4, अभी हमने देखो यहाँ पे क्या 2.4, बिल्कुल ये वाला सही हो गया, मतलब पहला गलत दूसरा सही। तीसरा क्या, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है।
हमने जो यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा उष्णकटिबंध वाला, वो देखो साफ साफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री की बात कर ले रहा है, और वहाँ पे क्या था कि 82.5 डिग्री की बात की थी, मतलब रेखा से ही रिलेटेड पूछा। कल को क्या होगा कि इसकी जगह पे कोई और लाइन के बारे में पूछ लेगा जो गुजरती होगी। और चौथा क्या है कि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में। अच्छा, एक दो टर्म याद कर लो, जैसे कहीं पे लिखा पूरी तरह से, या मतलब ज़्यादा दबाव दे करके किसी चीज़ पे बोला गया हो ना, तो समझ लो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोल है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है। कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। इसमें कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी इसकी मानव आबादी, या मानव आबादी कह लो, सीधा सीधा मानव आबादी, ठीक है। अभी इसके आंकड़े बदल जाएंगे, 2026 का जो जनगणना होगा वो बदल देंगे। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2011 की जनगणना, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से ये चीज़ें हैं सारी, और ये तो 1994 का क्वेश्चन है, तो उसके भी पहले का है, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना का भी नहीं है, ठीक है। ये 1994 का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया 39th में। तो 2.4% है, तो परंतु इसकी संपूर्ण मानव आबादी कितनी है? तो इसकी संपूर्ण मानव आबादी 17% है जनसंख्या, ठीक है। और वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में ये एक्स्ट्रा फैक्ट, ये फैक्ट याद कर लो, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने दुनिया भर का ना करके सीधा सीधा ये डाल दिया था कि भारत में जो टोटल गांव हैं, टोटल गांव जो हैं, अरे यार इंग्लिश गांव जो हैं वो कितने हैं? 6,40,932। ये भी आंकड़े बदल जाएंगे, इसमें इतना सोचना नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28, ठीक, 32,87,000 कुछ करके है। उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांशीय विस्तार का समझ लो, मैंने मैप बनाया था पीछे, फिर एक बार बना देता हूँ यार। पता है मैप क्या है कि ड्रॉ करने में इस पे दिक्कत होती है, लेकिन क्या करना, एक बस जानने के लिए तो बनाना है। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अब उत्तरी अक्षांश में है, ऊपर की तरफ है, तो उत्तर में रहेगा। तो ये जान लो कि यहाँ से लेकर के 8 डिग्री, सॉरी यहाँ से नहीं, ये तो प्रायद्वीपीय हो गया, जो यहाँ पे इनके द्वीप समूह ना, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो यहाँ 8 डिग्री से लेकर के यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक। यार मुझे कंफर्म ये यहाँ से 8 डिग्री है कि यहाँ से 6 डिग्री है, ऐसे कुछ है आसपास से, मुझे लगता है 8 डिग्री यहीं से देखा गया है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूंगा आगे के लेक्चर में। 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। और ये जो देशांतर है, देशांतर में क्या जाता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक रहेगा। उसके बाद भारत में, ये गलत है क्योंकि 2020 के बाद से ये हो गया है, स्टेट हो गए कितने? स्टेट हो गए 28, और यूटीज कितनी हो गई हैं? 8, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो यही होगा सही। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसको मैं क्लियर करता हूँ, 6 और 8 वाला। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। पहला कौन सा है? पहला है चीन। तीसरा आप ढूंढ के लाइए क्या होगा। उसके बाद इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। तो कौन सा सत्य है? यही वाला। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अक्षांशीय विस्तार वाला बता रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध है, ये ऊपर का जो गोला है ये 0 डिग्री लाइन है, इसके जो ऊपर का पोर्शन है ये है उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे का पोर्शन है वो है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। और पता है यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है, और यहाँ पे जो 23.5 डिग्री है, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 है वो है कर्क, ठीक। और जो इधर का है दक्षिणी गोलार्ध का ये है मकर, ये याद रखना, मकर रेखा हो गई। उसके बाद ये देखो प्रधान यामी उत्तर, जो 0 डिग्री, जैसे वहां पे विषुवत रेखा थी, यहाँ पे प्रधान यामी उत्तर होगी। इसका क्या होता है? डेट एंड टाइम के लिए होती है,
ठीक है। इधर का देशांतर पश्चिमी हो गया, इधर का पूर्वी हो गया। और चूंकि भारत जो है इस जगह पे 68 के आसपास में है, तो सीधी सी बात है पूर्वी देशांतर, इसीलिए बार बार पूर्वी कहा जाता है। चलो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। यह दक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई अगर 1 डिग्री खींचा जाए, 0 से स्टार्ट करोगे, कहोगे यहाँ तक जाएंगे हम खींचते हुए, तो टोटल 90 होगी। अरे 90 क्यों हो गई भाई, एक रेखा कम नहीं पड़ी? तो यहाँ पे 89 होंगी और इधर भी 89 होंगी, प्लस ये जो 0 डिग्री ये भी तो काउंट की जाएगी, तो 89 + 89 + 1 = 179, ये याद कर लेना फैक्ट है। और दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है 111 होती है। देखो ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये अक्षांश, इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 111 किलोमीटर। जबकि देशांतरों में ऐसा नहीं होता, देशांतरों में यही दूरी 100, जो ऐसे ऐसे लाइन होती हैं, यही दूरी बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती चली जाती है? विषुवत रेखा पर देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जितना यहाँ पे, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे होता है ना, ये ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे, तो यहाँ पे आके देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? 1.133, ठीक है, इतनी हो जाती है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान याम उत्तर रेखा कहलाती है, यही। और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, जैसे यहाँ पे एक चीज बताया कि ग्रीनविच शहर की बात की गई, लंदन के, ठीक है। भारत में कहाँ से गुजरती है ग्रीनविच रेखा? जो है, जो भारत की ग्रीनविच है, जैसे प्रधान यामी उत्तर कहते हैं, वो कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में आप बताइए, नहीं तो आगे मैं बता रहा हूँ। भारत का विस्तार है इसमें से किसी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर दक्षिण, दक्षिण तो कहीं होगा ही नहीं, पहले ही काट दो इसको, दक्षिण कहाँ से आ जाएगा? और ये उत्तर है 37 डिग्री, ये है 8 डिग्री 28 मिनट, ये है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ये होगा, मतलब डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले हम चलते हैं। सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? अब सिक्किम से गुजर रहा है, सिक्किम कहाँ था? देखो ये हो गया नेपाल, ये हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, राजस्थान यहाँ पे है, पंजाब यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, सिक्किम यहाँ पे है, और चूंकि इसके नीचे पूरा राजस्थान ही लगता है, ठीक है, ये राजस्थान ही लगता है पूरा। अब जो रेखा यहाँ से गुजरेगी वो यहाँ से गुजरेगी, ये ऐसे रेखाएं चलेंगी, ऐसे तो चलेंगी नहीं, रेखाएं तो ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी तो सिक्किम होके जाएंगी, यानी कि इसमें क्या होगा? राजस्थान होगा। मतलब थोड़ा सा अगर देखें कि सिक्किम से जो रेखा गुजर रही है उसके सामने तो राजस्थान पड़ेगा ना, पंजाब ऊपर पड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर ऊपर पड़ जाएगा, हिमाचल प्रदेश ऊपर पड़ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की संख्या अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति से सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर दिन जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। चलो भाई देखते हैं। ये कर्क रेखा भारत में कर्क रेखा से संबंधित, ठीक है। अक्षांशों की बात हो गई, एक अक्षांश है कर्क रेखा, कितना? 23 डिग्री 1/2 डिग्री, या इस तरह लिखा होगा 23.5 डिग्री, ठीक है। ये पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है इसको देख लेते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्या बोल रहा है? उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। जैसे यहाँ पे सन है, जब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ देखेगा, ये समझ लो कि यहाँ पे आया और यहाँ पे आके ये उत्तरी गोलार्ध पे आ गया, ठीक है। और यहाँ जाएगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध पे आ गया। जब यहाँ पे आएगा तो सीधी सी बात, जब यहाँ रहेगा तो ज़्यादा दिन, यहाँ दिन बड़े हो जाएंगे और यहाँ दिन छोटे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना प्रकाश जाएगा नहीं, हल्का सा भी टिल्ट होगा तुरंत प्रकाश यहाँ जाएगा। 21 जून को उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु होता है। जब 21 जून आती है तो 21 जून को क्या होता है? यहाँ आने के बाद फिर दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे नहीं जाता, सर्वोच्च बिंदु होता है।
जून माह में कर्क रेखा उत्तर पर दिनों की अवधि बढ़ने लग जाती है। कर्क रेखा के उत्तर, अब जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में जब जाओगे तो यहाँ दिनों की अवधि बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ, माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी का उद्गम कहाँ है? यहाँ पे है, राजस्थान के पास में, यहाँ तक जाती है। लेकिन क्या होता है कि वो घूम घूम के 2 बार आती है, तो माही नदी 2 बार कट कर देती है। अब आते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं कि भाई कितने स्टेट से गुजरती है? टोटल 8 स्टेट से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अभी पता है कुछ लोग ट्रिक लेके आ जाएंगे, भाई ट्रिक मत यूज करना, इतनी छोटी चीज के लिए ट्रिक कतई यूज मत करना, क्योंकि अभी कुछ लोग ट्रिक के चक्कर में गलत याद करे पड़े रहते हैं, उनको यही याद नहीं रहता। सीधी सी बात है, कर्क रेखा इसके बीच से गुजर रही, दिमाग में ज्यादा कुछ रखना ही नहीं है। अब कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है? टोटल 8 राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी के बाद होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ठीक है, इसको याद कर लो, बड़ा आसान है। गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है, ये देखो पश्चिम बंगाल महोदय लिखे हुए, त्रिपुरा से जाती है और मिजोरम से जाती है। नागालैंड यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, मणिपुर यहाँ पे है, ये असम हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, ये दिल्ली हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया, बाकी पढ़ते जाओ, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख वाला क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा तो यहाँ नीचे पड़ रहा था, उत्तर प्रदेश यहाँ ऊपर पड़ रहा था, बिहार यहाँ पड़ रहा था, आंध्र प्रदेश और यहाँ पड़ रहा था, यहाँ पड़ रहा था आंध्र प्रदेश। बिहार झारखंड वाला 1990 का है ना, तब झारखंड अलग नहीं हुआ था, कब अलग हुआ था ये पता करो। झारखंड कब अलग हुआ? करो भाई, पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो बिहार झारखंड हो गया, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहीं से गुजरती, बाकी सब तो दूर दूर है ना, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। फिर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, ठीक बात है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। 1 2 4 कहीं है इसमें, 1 2 4 यही सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार झारखंड, अब देखो ये 2011 में है, तब तक अलग हो चुका था, झारखंड से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अब मणिपुर मिजोरम में बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मणिपुर कहाँ है, मणिपुर है नागा के पास। ठीक है, तो इनसे नहीं गुजरी, किससे? यही यही सही ऑप्शन है, बाकी ये सब तो गलत, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गुजरती है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन नगर रेखा के कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? इसमें कौन सा लगाओगे भाई? गांधीनगर सबसे निकटतम है। अब ये फैक्चुअल है, याद कर लो, 2 3 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने करवा दिया। गांधीनगर की जगह पे कोई और पूछ सकता है कि कोई झारखंड का, जैसे रांची हो गया निकटतम है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, उसी तरह उज्जैन से भी पहले ही पुराना याम पुराना टाइम जोन जो है यहाँ से नापा जाता था। फिर क्या क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? भारत को, अब देखो, दक्षिण में जो है, और ये हो गया उत्तर में, 2 बराबर भागों में बांटने की बात कर रहा। अब बताओ दक्षिण में है कि उत्तर में है? तो मैंने क्या बताया था कि दक्षिण में क्या है? मकर रेखा, और मकर रेखा कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है, गोलार्ध में है, और ये कहाँ है? 0 डिग्री के नीचे है। तो सीधी सी बात, हम कहाँ हैं? 0 डिग्री के ऊपर हैं। ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो कौन से 2 बराबर मानूंगा? डी बांटेगी, डी सही है।
जून माह में निम्नलिखित में कहाँ दिन की सबसे अधिकतम होती है? दिल्ली। दिल्ली के बाद कुछ आगे जाता ही नहीं है, सबसे पीक पे तो यही है। फैक्ट है, याद कर लो। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी। पहले ही करवा दिया था। मैपिंग सीरीज में आना हो जाएगा। चलो वो टॉपिक एंड हुआ। आप किस पे आ गए हम लोग? प्रधान मानक समय रेखा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। टोटल कितने हो गए? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5। यूपी में कहाँ से गुजरती है? नैनी। नैनी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद। इसको करो पीआरजी, प्रयाग। ठीक है, प्रयाग वाले खुश हो जाएंगे कि हमारे यहाँ से निकलती है। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। अब इसमें क्या होगा? इसमें सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें होती है फॉर्मूले की ज़रूरत। तो फॉर्मूले की ज़रूरत इन द सेंस छोटी सी बात है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इससे देख लेना, या अभी आगे क्वेश्चन आएगा फिर से करवा दूंगा। नहीं, इसको रहने दो, रहने दो, बताता हूँ क्या करना। स्लाइड ऐड कर देते हैं इसके बाद में। होम क्या ही है, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात पे आ जाते हैं। देखो इसको याद कर लेना, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे में 1 आवर में कितने डिग्री होते हैं? 1 आवर में 15 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 4 मिनट। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना। अब क्या है कि अगर 82.5 डिग्री, वहां आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाता है ना, यहाँ छोड़ो। यहाँ पे क्या कह रहा है? याम्योत्तर पर इतना इतना अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे है, उस स्थान की अवस्थिति क्या होगी बताओ। तो सीधी सी बात है ना कि जब हम 4 मिनट बराबर 1 डिग्री निकाल रहे हैं तो 82 डिग्री याम्योत्तर है, 82 डिग्री याम्योत्तर है। तो अब क्या होगा कि 90 प्लस 82.5, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 बज रहा है ना, 15 छक्का 90, 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 6, 15 छक्का 90, टोटल कितना हो जाएगा? 172। ये टोटल आप करोगे तो 172 निकला। अगले पे चलते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल आता है? अरे यार, सीधा सीधा इसको जोड़ लो। इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे की। ये क्या है? पश्चिम में। ये क्या है? पूर्व में। ठीक है, सूर्य इधर उदय होता है, इधर अस्त होता है, तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। इतना टाइम। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग जो है, साफ साफ बता रहा है 92 डिग्री पूर्वी स्थानांतर देशांतर पर शिलोंग है। ठीक है, और मानक समय से यह कितना ज़्यादा है? 9 डिग्री। भाई मानक समय कितना है? 82 डिग्री, इतना ज़्यादा है। तो टोटल कितना ज़्यादा होगा जाके? 9 डिग्री 1/2, यानी कि 9.39 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, अब 9 डिग्री 30 मिनट ज़्यादा होगा। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो इसका कितना होगा नचोक? 36, और 4 का आधा हो जाएगा 2, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 38। तो टोटल कितना निकला जाके? 38 मिनट। और
ये जो 38 मिनट निकले हैं जा करके, इतना ही डिफरेंस होगा। तो अभी यहाँ पे कितना बजा है, 10 बजा है। अब 10 बजा है, 10 बज के क्या होगा, पूर्वाहम कि अपराहम, मतलब आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो क्योंकि पूर्व 82 डिग्री से किधर जा रहे हैं हम जा रहे हैं 82 डिग्री से इधर, इस तरफ, ठीक है। 82 से हम एक्स्ट्रा वाले पे जा रहे हैं, और जब एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो हमें क्या होगा, प्लस होगी चीज़ें, और जब प्लस होंगी तो प्लस होने पे कितना हो जाएगा, 10 बज के 38 मिनट पूर्वाहम। ठीक है, ये पता है कि नहीं पता, इधर जाने पे क्या होता है, इधर जाने पे क्या, इधर जाने पे घटता है, इधर जाने पे बढ़ता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न मतलब 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। देखो अभी मैंने कहा था ना, पूर्व पूर्व की तरफ जाने पे, इधर जाने पे क्या होगा और इधर जाने पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो है। ठीक है, दो समय के बीच में अंतर कितना है। अब 120 डिग्री, 120 डिग्री है टोटल, 120 को 82.5 में घटा दो। अब 120 को 82.5 में घटाओगे तो कितना बचेगा, 37.30 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक है, इतना बचेगा जाके। अब हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो टोटल कितना होगा जाके, 37 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 150 मिनट्स। ठीक, 150 है, ये 60 नहीं है, मिनट्स। चौदूनी 12, 120 हो गया, और 30 उधर बचा, 2.5 घंटे लगभग ना, 2 घंटे 30 मिनट। अब 2 घंटे 30 मिनट को क्या करना है, 12 बजे थे तो 12 में 2 घंटे 30 मिनट ऐड करोगे ना, क्योंकि क्या कह रहा है, पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा भाई, 82 से ये ज़्यादा है ना 120, तो पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, ऐड होगा जब ज़्यादा होगा। तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 2:30 अपराह्न। अब क्या होगा, शाम के टाइम पे अपराह्न बोलते हैं हम लोग। तो अब 2 घंटे 30 मिनट को क्या बोलेंगे रेलवे समय के हिसाब से, तो 12 2 14, 14:30, यानी क्या सही होगा, बी सही होगा। अगर ये समझ में ना आए तो मुझसे बता देना, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की या में उत्तर नहीं गुजरता है, मानक समय की या में उत्तर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। अभी हमने बताया था कहाँ कहाँ से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र। देखो एक तो ये याद हो गया तो ठीक, नहीं कुछ सोचो, महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पड़ती हैं, सीधी सी बात। अगले, भारतीय मानक समय के देशांतर 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, किस नगर से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से होकर गुजरती, बता दिया था, इलाहाबाद में नैनी से। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम तो निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। तो प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्व। उसके बाद आ जाते हैं, मानक समय निम्नलिखित स्थान से गुजरती, इलाहाबाद नैनी हो चुका है। ठीक, भारतीय मानक समय में ग्रीनविच जीएमटी में अंतर पाया जाता है, कितना अंतर पाया जाता है, कितना अंतर पाया जाता है, उतनी देर से यही बताया है, आगे बताना है आपको कितना अंतर पाया जाता है भारतीय मानक या में उत्तर समय में। जो ग्रीनविच शहर लंदन से गुजरती है रेखा, और जो यहाँ गुजरती है, इन दोनों के बीच में कितना है, 5.5 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, प्लस वो भी, तो वो क्योंकि 0 डिग्री से इधर चल रहे हैं ना, 0 डिग्री से प्लस में जा रहे हैं, 82.5, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसको तो सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का तिरप, पहली चीज तो इसके तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या क्या पता होनी चाहिए इसका, अक्षांश कितने देशांतर पे है, 95 डिग्री 31 मिनट्स। ठीक है, और दूसरा गुजरात का कितना है, 70 डिग्री 11 मिनट। मैंने दोनों बता दिए हैं, अब इसके बाद आगे तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, 5 बजे हैं, कितना डिफरेंस आएगा, छोटी सी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि 5 बजे हैं, कितने बजे सूर्योदय के, सुबह के 5 बजे हैं। एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा गुजरात है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस हमने बताया था, 2 आवर। तो आप 5 से 7 कर सकते हो सीधा, 7 बजे सुबह,
ठीक है, लेकिन ये है, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना है, कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है भारत के दूरस्थ बिंदु। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबीथू, यहाँ सियाचिन लद्दाख वाले क्षेत्र में पहले जम्मू कश्मीर ही बोला जाता था, ठीक है, तो यहाँ इंदिरा कॉल पड़ता है, और यहाँ गुहार मोती पड़ता है गुजरात में। कन्याकुमारी में क्या पड़ता है, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, ठीक है। और सबसे दक्षिणतम अगर बात की जाए तो पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि पानी में डूब चुका है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण 31 अक्टूबर 2019 में भारत के सर्वाधिक, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, दुनिया भर का इंदिरा को लद्दाख, ये पढ़ लेना आप लोग, इसको रीड कर लेना। टाइम कम है, अगर एक एक चीज करेंगे तो कैसे हो पाएगा, अभी 50% भी नहीं कवर हुआ। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखा, ये देखो क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब इसमें सुदूरतम की बात कर रहा है तो इंदिरा पॉइंट लगा देना, कन्याकुमारी मत लगाना, सुदूरतम है, सुदूरस्थ। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। भारत राज्यों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, असम राजस्थान नहीं, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान नहीं, असम गुजरात नहीं, और क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश गुजरात, इतना तो पता ही है, क्या दिक्कत रह गई फिर। सुदूरतम पश्चिम बिंदु कौन सा है, गुजरात, ये या ये, पूर्व या पश्चिम। पश्चिम की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, अब पश्चिम कह देते हैं, लेकिन हम पूर्वी देशांतर में, तो पश्चिम किस हिसाब से होगा, खुद सोचने वाली बात है भाई। हम पूर्वी देशांतर में है ना, ये घुमा रहा है बस, ये पश्चिम जैसा भी वो कर्क रेखा और मकर रेखा वाले में घुमाया था, सही क्या होगा, ये सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि ये पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, सही ये होगा। और आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ी देर का और। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अब ये है, ये अरब सागर होगा, बंगाल खाड़ी हो गई, हिंद महासागर होगा, तो कहाँ मिलेगा, कि यहीं मिलेगा, कि ये कौन सी पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी, कन्याकुमारी, यहाँ पे आके मिलते हैं। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, खत्म मामला। भारत के सीमावर्ती देश, ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें डायरेक्ट कहो क्वेश्चन पे आ जाए, कहो आपको समझा दें। समझाने के नाम पे इतना है कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बड़ी बनाता है। कितनी बनाता है, 4,04,96.7 किलोमीटर की। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये लिस्ट याद कर लेना, मैं इसको क्लीन करके ही दूंगा। सेकेंड पे चीन है, थर्ड पे पाकिस्तान है, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। टोटल कितनी है, 15,106। इसको मोटे तौर पे 15,200 किलोमीटर भी कह दिया जाता है, ठीक है, ये मैप देख लेना। अब ये आता है कि एक से अधिक देशों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसे लद्दाख जो है वो 3 के साथ करता है, कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। ये हो गया लद्दाख वाला पोर्शन, ये अफगानिस्तान हो गया, ये चीन हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। उत्तराखंड चीन और नेपाल से, ये उत्तराखंड है, इधर नेपाल है, इधर चाइना है। पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया इस जगह पे, ठीक है, ये किसके किसके साथ करता है, पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश के साथ करता है, इधर नेपाल के साथ करता है, इधर भूटान के साथ करता है। असम है, बांग्लादेश, भूटान, ये पढ़ लेना, ठीक है। सबसे स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसकी है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल की राजधानी भारत में हमारे साथ सबसे लंबी सीमा इसके साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा, असम ये है, बीच में शिलोंग पड़ गया, इधर बांग्लादेश है, लेकिन इधर तो नागालैंड ये सब हैं, ये भूटान और बांग्लादेश, ये असम, भूटान और बांग्ला, भूटान कहाँ से मिल गया, भूटान इधर मिल गया क्या, तो कौन सा सही होगा, एक सही होगा। उसके बाद दूसरा क्या, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा है, दूसरा भी सही हो गया। फिर क्या है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये यहाँ पे मिजोरम है, ये बांग्लादेश तथा म्यांमार की, तो इसमें क्या होगा, कौन से सही होंगे, ए, 1 2 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अभी पीछे हमने देखा, तो मेघालय कहाँ है, मेघालय अगरतला, शिलोंग, नागा, मणिपुर,
यहाँ कहीं दिख रहा है आपको मेघालय आसपास छूता हुआ दूर दूर तक? अरे भाई जो शिलांग है ये कहाँ है? शिलांग पठार ये मेघालय में ही तो है। तो ये जो है मिलता है। त्रिपुरा, फिर देखो त्रिपुरा, इधर देखो कहीं त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये भी त्रिपुरा है, ठीक है, ये भी मिल रहा है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, त्रिपुरा भी मिल रहा है। मणिपुर, मणि कहाँ है? नागा के पास, मणिपुर ऊपर चला गया, यानी कौन नहीं मिल रहा है? कौन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अरे अगले क्वेश्चन पे मत जाओ बाबा, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर नहीं मिल रहा, तो पूछा नहीं, सही क्या होगा? ये दोनों, ये तीनों कट कर दो। मणिपुर सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ सिक्किम की मिलती है, मेघालय की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, किसकी मिलती है? ये यहाँ रह गया भूटान भाई साहब, ये असम हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर सिक्किम हो गया, ठीक। अब इतना याद रखना, आगे बढ़ते हैं, आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन करता है? असम करता है, इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? मेघालय। अब मेघालय क्यों? अभी फिर मैंने थोड़ी देर पहले ये देखो, यहाँ पे था ये मेघालय, शिलोंग के नाम से यहाँ पे था, फिर असम था इधर बीच में, और भूटान कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। तो मतलब क्या रह गया? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अब अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा, बस इसको इतना याद कर लो कि देखो है किसका ये, RATS, राजस्थान PCS। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, कितना? 520। नागालैंड 215, मणिपुर 398, मिजोरम 510। किसकी सबसे ज्यादा मिली? अरुणाचल प्रदेश की। कौन सा होगा? अरुणाचल भाई, अरुणाचल। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल नहीं होगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात भी सही होगा, हरियाणा नहीं होगा इसमें, ठीक है, एलिमिनेट कर दो इतने सारे। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी डूरंड के द्वारा। कितने? भारत पाकिस्तान के बीच में है ना, डूरंड कहाँ है? इंडिया, अफगान, ठीक है। मैकमोहन कहाँ है? इंडिया, चाइना। रेड क्लिफ कहाँ है? IND, पाकिस्तान। डूरंड लाइन अफगानिस्तान, कब? 1893। किसने किया था? मॉर्टिमर डूरंड ने किया था। मैकमोहन रेखा किसके किसके? अभी बता चुके हैं, चीन के साथ। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ये सबके बारे में पता है, पहले ही बता चुके हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ होता है? ये है, ये श्रीलंका है। पाक जलमर्मद कहाँ है? कच्छ की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ है? सुएज नहर कहाँ है? सुएज नहर यहाँ पड़ता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा आपको, ठीक है। खंभात कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। खंभात की खाड़ी यहाँ पड़ेगी। पाक जलमर्मद यहाँ, सुएज नहर यहाँ पड़ेगी, तो सुएज नहर कट गया, पाक जलमर्मद, कच्छ की खाड़ी कट गया, खंभात की खाड़ी। इसको पाक भी कहते हैं, पाक जल संधि कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास 3-4 वो हैं जलडमरू मध्य, उनमें से एक ये महत्वपूर्ण है। टोटल कितने जलडमरू मध्य हमारे पास हैं? टोटल कितने जलडमरू मध्य हमारे पास में हैं? तो एक तो यहाँ ये हो गया, पाक ही होगा ये, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। खंभात नहीं होगा, खंभात खाड़ी यहाँ नहीं है, पाक जलडमरू मध्य ये सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है जाके? किसकी मिलती है जाके? नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान, चीन के साथ किसकी सीमा मिलती है? अभी तो मैंने मैप दिखाया था,
ये महोदय हैं सिक्किम महोदय। भूटान, नेपाल, चीन, सिक्किम होगा। कहीं है इसमें? हाँ, सिक्किम है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा। यहाँ त्रिपुरा महोदय ऐसे निकले रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा इधर है, इधर है, इधर है। कौन सी? बांग्लादेश की। उसके बाद कौन आएगा? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम लगाना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, इससे इधर की तरफ। आरोही का मतलब यही तो होता है। हम्म आरोही का मतलब यही तो होता है, कुछ और होता है? छोटे से बड़ी की तरफ। आरोही का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, बड़े से छोटे की तरफ। आरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। आरोही का मतलब इधर से इधर की तरफ होता है, ठीक है? छोटे से बड़े की तरफ। आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटी सीमा इसमें से नेपाल के साथ है। अगर अफगानिस्तान होता तो अफगानिस्तान हो जाता, फिर पाकिस्तान के साथ है, ठीक है? फिर चीन के साथ में है, और फिर बांग्लादेश के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भौतिक विभाजन, ये वाली स्लाइड बाद में करवाएंगे, इतना इनफ है ना। करिए, ये सेकेंड लेक्चर में स्लाइड होगी यहाँ से, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। आगे आप लोग जो है कंटिन्यू करिए। थोड़ा सा कहीं कहीं पे जो ग्लिच हुए हैं, जो समस्याएं हैं, उनको मैं सही कर दूंगा। वॉइस की प्रॉब्लम भी सही कर दूंगा। कंटेंट की जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो सही कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमें वहाँ पे फॉलो करिए। जल्दी हम लेखपाल के लिए डेली टारगेट लेके आएंगे 50 क्वेश्चन पर डे का। और उसमें 50 क्वेश्चन में क्या होगा, 5-5 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक के होंगे, जैसे कि सिलेबस में दे रखा है उन्होंने। और व्यवस्था करवाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं नहीं हो पा रही हैं, या जो चीज़ें अभी पेंडिंग में, प्लान बहुत बड़े कर रखे हैं मैंने, लेकिन फिलहाल अभी लेखपाल को टारगेट करते हुए 60 डेज में पूरी जीएस कंप्लीट कराएंगे। आप कहीं से भी पढ़ते रहिए, बस यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। 1-1.5 घंटे का पर डे सेशन रहेगा। 1.25, 1.5 जितने भी स्पीड पे मन करे अपना लगा के करिए आराम से, ठीक है? कल मिलते हैं। कल आप लोगों का वीडियो जो है आ जाएगा, 10 PM तक आ जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं।